व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फाइनली जीएनजी शुरू हो ही गया और हमारा जीएनजी तो कल ही शुरू हो गया था। तो गाइस ऑफिशियली दिस इज डे 1 और हम लोग सबसे पहले इसमें कवर कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में बच्चों हमारे पास ओवरऑल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें कि यूनिट 1 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है और यूनिट 2 के अंदर आज एक बार वापस से फटाफट से जो कल इंट्रोडक्शन कराया था वहीं से शुरू करते हैं और पूरे यूनिट को ही आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का टारगेट है पब्लिक फाइनेंस का यूनिट 2 कंप्लीट करना। इसके अगले 2 यूनिट्स बहुत छोटे छोटे हैं, कल का टारगेट वही रहेगा, इसके अगले 2 यूनिट्स खत्म करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। वैसे तुम थक गए होगे, तुम ऑलरेडी अकाउंट्स, लॉ, क्वांट्स पढ़ के आ चुके हो, पर ठीक है यार, पढ़ना है। भाई की क्लास मिस करोगे? हाँ, गलत बात। लो जी, हमने कल मार्केट फेलियर देखा था बेटा। मार्केट फेलियर कब होता है? जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है ना भाई, या तो क्वांटिटी ज्यादा कम है या प्राइस ज्यादा कम है, तो उसको हम मार्केट फेलियर बोल देते हैं। अब मार्केट फेलियर में कंप्लीट और पार्शियल हमने कल देख लिए थे। कंप्लीट का मतलब जो चीज की हमें मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो कंप्लीट मार्केट फेलियर। और पार्शियल में क्या होता है? क्वांटिटी रॉन्ग है या प्राइस इनअप्रोप्रिएट है, ये हमने कल देख लिया था। ठीक है सर। मार्केट्स फेल क्यों होती है? 4 मेजर रीजंस मैंने आपको बताए थे। आज हम ये 4 मेजर रीजंस ही पढ़ने वाले हैं। तो आज 4 मेजर रीजंस और फिर कैसे गवर्नमेंट इनको ठीक कर सकती है। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। लेट्स स्टार्ट विद मार्केट पावर। सर मार्केट पावर क्या होता था? देखो, मार्केट पावर का मतलब जब सब कुछ एक ही फर्म के कंट्रोल में हो जाए, मोनोपोली हो जाए, तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रोडक्शन करती है, अपने हिसाब से कुछ भी चार्ज करती है। उसको मार्केट से मतलब ही नहीं होता ना बेटा। भाई वो क्या कोशिश करती है फर्म? वो कोशिश करती है कि कम खर्चे में मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दूं। तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ही चल रही है क्वांटिटी, अपने हिसाब से चल रहा है प्राइस, तो मार्केट फेलियर तो आएगा ना वहां पे। देखो क्या बोल रहा है, मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू प्रॉफिटेबिलिटी रेज द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। सीधी सीधी सी बात है। फर्म क्या चाहेगी? कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूं ताकि मेरा फायदा हो, है ना। आगे बोल रहा है, फर्म्स दैट हैव मार्केट पावर आर प्राइस मेकर्स। ये ध्यान रखना, मार्केट पावर जो है वो फर्म्स को क्या बना देती हैं? प्राइस मेकर्स। एंड देयरफॉर दे कैन चार्ज अ प्राइस दैट गिव्स देम पॉजिटिव प्रॉफिट्स। ठीक है, ओके। आगे देखो क्या बोल रहा है, अ सिंगल प्रोड्यूसर और स्मॉल ग्रुप रेस्ट्रिक्ट्स आउटपुट, चार्जेस अ हायर प्राइस। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगी, क्वांटिटी लिमिटेड रखेंगी। क्वांटिटी लिमिटेड रखेंगी तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा उसका, कि मार्केट में शॉर्टेज है यार इस चीज की, तो ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो मेन चीज क्या है? आउटपुट कम बनाते हैं, प्राइस हाई रखते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट्स जो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से आते ही रहते हैं। भाई सिंगल ही प्रोड्यूसर है, जब ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो प्रॉफिट्स तो आने ही हैं उसके, राइट। देखो बोल रहा है, प्रॉफिट्स आर नॉट ड्यू टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बट ड्यू टू मार्केट डोमिनेंस। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ एफिशिएंसी की वजह से नहीं आ रहा, वो आ रहा है डोमिनेंस की वजह से, सिंगल सेलर होने की वजह से। इस वजह से मोटा पैसा छापते हैं ये लोग, राइट। मार्केट फेल टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी नहीं बनता है। मार्केट फेल्स टू सेट द राइट प्राइस, इसीलिए मार्केट फेलियर आ जाता है। तो जब भी मार्केट पावर होगा या मोनोपोली होगा तो मेन चीज क्या है? वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे, तो क्वांटिटी में भी गड़बड़, प्राइस में भी गड़बड़। एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? मार्केट फेलियर। परफेक्ट सर, बढ़िया सर, मार्केट पावर हो गया। ये आया बेटा सबसे बड़ा टॉपिक, एक्सटर्नैलिटीज। सर एक्सटर्नैलिटीज तो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा होता है, लेकिन यहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है ये एक्सटर्नैलिटीज। सर क्या होता है एक्सटर्नैलिटीज? 1 बाय 1 ध्यान से पढ़ना शुरू करो जरा। तो क्या बोलता है बेटा जी कि एक्सटर्नैलिटीज आर द फायदे या नुकसान। कॉस्ट का मतलब है नुकसान। ठीक है, देखो 2 चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझना। एक्सटर्नैलिटीज हो सकते हैं फायदे यानी पॉजिटिव्स, या नुकसान यानी नेगेटिव्स, अराइजिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट थर्ड पार्टीज एंड आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस। इसका मतलब अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं
या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन भी हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है, हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से आउटसाइडर्स को फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीज हम अपने प्राइसेस में कंसिडर करते ही नहीं है, वो हमारे मार्केट प्राइस में आता ही नहीं है, वो एक्सक्लूडेड होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। सर मतलब दोबारा समझाओ, देखो बड़े ध्यान से समझना, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज बिकॉज दे लाई आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म। कैसे, बड़े ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ प्रोडक्शन करा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करा, हमारी कोई फैक्ट्री है, हमने प्रोडक्शन करा, कितने रुपए का प्रोडक्शन करा, 10 रुपए का प्रोडक्शन करा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई 10 रुपए, ठीक है, ओके। अब एक्चुअल में जब प्रोडक्शन हमने करा तो उससे स्मोक निकला, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस हुआ, उस वजह से आसपास वालों को सांस लेने में दिक्कत हुई, वो बीमार हुए, वो डॉक्टर के पास गए, तो वहां पे 2 रुपए की एडिशनल कॉस्ट भी आई, लेकिन ये तो हमने कंसिडर ही नहीं करा। तो एक्चुअल में मेरे सामान बनाने का खर्चा 10 थोड़ी ना है, मेरा सामान बनाने का खर्चा तो 12 है या ना, बट क्योंकि ये तो हमने कंसिडर ही नहीं करा, तो इसको क्या बोलूंगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसको क्या बोल दिया मैंने, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सिमिलरली बच्चों, मेरे वही प्रोडक्शन प्लांट में मुझे बहुत ज्यादा ग्रीनरी का शौक है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी का शौक है, तो मैंने अपने पूरे प्रोडक्शन प्लांट के आसपास बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगवा दिए, हरियाली हरियाली करा दी, दुनिया भर के पेड़ लगा दिए, पूरी ग्रीनरी कर दी, और वहां पे एक छोटा मोटा गार्डन भी बना दिया, जिसके अंदर मैंने बोला जो आना चाहे आ सकता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये एक बेनिफिट भी है, क्लीनर एयर, ज्यादा ग्रीनरी, एक एस्थेटिक सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर दी, ये एक पॉजिटिव भी है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट हमने कंसिडर तो करी नहीं, तो ये भी क्या होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। देखो क्या बोल रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इंपोज कॉस्ट ऑन अदर्स, जैसे पॉल्यूशन, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अदर्स, जैसे एजुकेशन। सिंस दीज इफेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्योंकि हम ये प्राइस में इंक्लूड ही नहीं करते, दे लीड टू मार्केट इनएफिशिएंसी। तो मार्केट में हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस नहीं पता, तो फिर क्वांटिटी या तो ओवर प्रोडक्शन होता है या अंडर प्रोडक्शन होता है, वही फिर क्वांटिटी में भी गड़बड़ होगी, प्राइस में भी गड़बड़ होगी, इसीलिए मार्केट फेलियर हो जाता है ना। देखो आगे क्या बोल रहा है, एक्सटर्नैलिटीज आर आल्सो नोन एज स्पिल ओवर इफेक्ट्स या फिर थर्ड पार्टी इफेक्ट। स्पिल ओवर का मतलब होता है बेटा जो स्प्रेड हो, जो फैले बहुत जल्दी से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई एग्जांपल ले लो इस तरह का एग्जांपल ले लो, कोविड का ले लो। फॉर एग्जांपल बीमारी थी, कोविड आया, ठीक है। अब कोविड में अगर आप मास्क लगा के चलोगे, राइट, अगर आप मास्क लगा के चलोगे तो वो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, बट आप दूसरों को भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेफ्टी दूसरों को भी तो हो रही है कि अगर आप बीमार हो गए तो आप दूसरों में नहीं फैलाओगे, और मास्क लगा के चल रहे हो तो आपका अपना बेनिफिट भी है। तो देखो स्पिल ओवर हो रहा है, फैल रहा है ये बेनिफिट, है ना, इसीलिए इसको हम स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोलते हैं या थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी बोल देते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी बेसिकली है क्या, एक्सटर्नैलिटी बच्चों बेसिकली ये है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी और को फायदा होना या नुकसान होना, उसको एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नैलिटी बोल रहा है 2 प्रकार की हो सकती है, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी हो सकती है और कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहां पे ना मैं एक चार्ट बनाया है मैंने, वो चार्ट से तुम्हें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये चार्ट देखो, एक्सटर्नैलिटीज जो है ना बच्चों, वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो कंजम्पशन करते हुए या प्रोडक्शन करते हुए, ठीक है। अब कंजम्पशन तुमने करा, उस कंजम्पशन से किसी और के कंजम्पशन में बेनिफिट हो रहा है या किसी और के प्रोडक्शन में बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली आपके प्रोडक्शन से किसी के कंजम्पशन में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या किसी के प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज के टोटल 8 केसेस बनते हैं बेटा। टोटल कितने केसेस बनते हैं, 8 केसेस। देखो 1 बाय 1 समझाता हूं, 1 बाय 1 सारे समझते चलना। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लो। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर 1 प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का मतलब कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन करते हो तो उससे किसी और के प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन पे क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव आता है, वो है यहां पे देखो। अ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी अगर व्हेन फर्म्स प्रोडक्शन इंपोजेस एक्सटर्नल कॉस्ट और अदर्स विदाउट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइसेस। अब देखो ये सबसे पहले ना नेगेटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव का मतलब नुकसान,
ठीक है, नेगेटिव का मतलब नुकसान। तो आपके प्रोडक्शन से क्या नुकसान होता है, देखो क्या बोल रहा है, इफ अ फैक्ट्री पॉल्यूट्स अ रिवर, हमने प्रोडक्शन करा, उससे केमिकल निकले, हमने रिवर में डाल दिया, इट हार्म्स पीपल यूजिंग द वाटर, हमने लोगों के कंजम्पशन को इंपैक्ट कर दिया या नहीं कर दिया। देखो सिमिलरली इफ द पॉल्यूशन रिड्यूसेस द फिश पॉपुलेशन, इट अफेक्ट्स फिशरमैन्स कैच। देख रहे हो, दो चीजें समझ रहे हो, देखो जरा यहां पे, इधर आता हूं मैं, मेरे प्रोडक्शन से, मेरी फैक्ट्री से कुछ केमिकल मैंने पानी में डाल दिया, केमिकल पानी में गया, केमिकल पानी में अगर पिया गया तो लोगों ने उस पानी को कंज्यूम किया, लोगों ने उस पानी को पिया, तो लोगों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ, है ना, पुअर वाटर। तो मेरे प्रोडक्शन से एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आई जो लोगों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट कर रही है। सिमिलरली वही केमिकल जब पानी में गया तो उससे मछलियां मर गई, बहुत सारी मछलियां मर गई, तो जो फिशरमैन की एक्टिविटी थी, जो फिशरमैन थे, उनका तो प्रोडक्शन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गया ना बेटा, है ना, तो ये उनके लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, ये हो गई फिशेस, फिश डाइड, मछली मर गई बहुत सारी। तो अल्टीमेटली जो फिशेस का प्रोडक्शन था वो गिर गया, वो गिर गया या नहीं गिर गया बच्चों। तो मेरे प्रोडक्शन से किसी और के कंजम्पशन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, किसी और के प्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कौन सी वाली है, ये प्रोडक्शन वाली। तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड बाय ईदर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, दोनों पे चलता है ये, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिख रहा है, देखो बोल रहा है द फर्म डज नॉट बियर दीज कॉस्ट। अब देखो जो हमें खराब पानी मिला, जो पानी में केमिकल मिला दिया, अब उसके लिए हमें आरओ वगैरह लगाना पड़ेगा, तो वो खर्चे फर्म थोड़ी ना भरती है, वो खर्चे तो हम ही भरते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक नेगेटिव कॉस्ट है जो किसी और के प्रोडक्शन की वजह से हमें आ रही है, बट ये कंसिडर नहीं करी जाती, इसीलिए तो मार्केट फेलियर होता है, समझे। हाँ सर समझे। अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी देखो, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का मतलब फायदा होगा, अब इससे फायदा होगा। When a firm's production benefit others, but these benefits are not included, ये बेनिफिट भी इंक्लूड नहीं करे जाते। जैसे देखो बोल रहा है if a firm trains a worker, अगर एक फर्म ने एक वर्कर की ट्रेनिंग करी, भाई मैंने प्रोडक्शन करा, मैंने वहां पे एक वर्कर को बुलाया, मैंने उसको बोला चलो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले ले, वर्कर आ गया, मैंने उस वर्कर की ट्रेनिंग करी, वर्कर काम सीखने के बाद किसी और फैक्ट्री में चला गया, तो फिर तो वो किसी और को प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा ना। तो मेरी प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी से किसी और के प्रोडक्शन में बेनिफिट हो गया। देखो अदर फर्म बेनिफिट्स व्हेन दोज वर्कर्स स्विच द जॉब्स, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट इन प्रोडक्शन, राइट। सिमिलरली बच्चों अगर मेरे प्रोडक्शन से, जैसे इफ समवन मेंटेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमने एक गार्डन मेंटेन करा बड़ा शानदार सा, अब गार्डन का बेनिफिट तो आसपास वाले सब लोगों को होगा ना, है ना, पासर वाइज एंजॉयज इट, एक्सटर्नल बेनिफिट इन कंजम्पशन। आओ जरा अब इसको भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखो यहां पे हमने सब अभी तक क्या लिखा था, प्रोडक्शन में एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर है बच्चों, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो कंज्यूमर्स को नुकसान दे रहा है क्योंकि वो खराब पानी पी रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। सिमिलरली वो प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान दे रहा है, क्यों, क्योंकि उस पानी की वजह से उनकी जो फिशेस वगैरह का प्रोडक्शन था वो कम हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 अगर हम बात करें, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करी, बेसिकली प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करी, अब वो एम्प्लॉय जब जॉब स्विच करेगा, जब वो स्विच करेगा जॉब एंड वर्क फॉर अदर्स, तो मेरी प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी से किसी और का प्रोडक्शन बढ़ा, वर्क फॉर अदर। ये बेसिकली एक, ये तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थी, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। सिमिलरली
जब आप एक गार्डन मेंटेन करते हो, मेंटेनिंग अ गार्डन, जब आप एक गार्डन मेंटेन करते हो बच्चों, तो उससे फायदा होता है पासर बायज का। पासर बाय, इनको फायदा होता है क्योंकि उनको भी अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, तो उनका बहुत फायदा होता है। तो ये एक प्रोडक्शन करते हुए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो देखो प्रोडक्शन में कंज्यूमर को फायदा भी हो सकता है, कंज्यूमर को नुकसान भी हो सकता है। सिमिलरली जब मैंने कुछ प्रोड्यूस किया तो उससे किसी और प्रोड्यूसर को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ बेटा? ओके। अच्छा आप एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, सही है। वहीं पे मेरे बराबर में एक घर बन रहा है, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक घर बन रहा है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसकी शोर इतना ज्यादा आ रहा है कि मेरी वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में अभी लिखना है कि ये जो है, क्या ये प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है? अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो रिसीव्ड बाय कंज्यूमर है या रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर है, ये लिखना है आपको। ठीक है या नहीं है? अब देखो मेरी वीडियो में नुकसान हो रहा है, मुझे उस चीज का पैसा नहीं देंगे वो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो हो रहा है, कॉस्ट तो आ रही है मुझे, है ना? ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ये परफेक्ट हो गया। अब रह गई कंजम्पशन वाली एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे कुछ कंज्यूम करने से किसी और को क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर। वो देखो क्या है। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज खत्म, अब कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज देखो। सबसे पहले बोल रहा है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का मतलब कि मैं कुछ कंज्यूम करूंगा तो उससे क्या नुकसान होगा। देखो, a negative consumption externality occurs when an individual's consumption harms other। जब मेरे कंजम्पशन से किसी और को नुकसान होगा वो, ठीक है। जैसे कंजम्पशन में क्या, जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक। अगर मैं पब्लिक में खड़े होके सिगरेट पी रहा हूं, पब्लिक में खड़े होके कर रहा हूं, बस स्मोकिंग कर रहा हूं पब्लिक में खड़े होके, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आसपास वाले के भी कंजम्पशन में दिक्कत है? आसपास वाले को भी ब्रीद करने में प्रॉब्लम होगी? उसका भी मैंने एनवायरनमेंट खराब कर दिया या नहीं कर दिया? देखो बोल रहा है स्मोकिंग इन पब्लिक, प्लेइंग लाउड म्यूजिक। मैं अपने घर के बाहर लाउड म्यूजिक बजा देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर लाउड म्यूजिक हमने बजा दिया तो उस सिनेरियो में आस पड़ोस वाले के भी एनवायरनमेंट को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है ना? परफेक्ट। और क्रिएटिंग लिटर, वेस्ट प्रोड्यूस करना, इट रिड्यूसेस अदर्स कंफर्ट और एंजॉयमेंट, है ना? इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेट सपोज मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, ओके, अब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, अब एक बच्चा वो क्लास देख रहा है, एक बच्चा वो क्लास देख रहा है, राइट। अब वो क्या कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, इट रिड्यूसेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द प्रोड्यूसर। उससे प्रोड्यूसर की वर्क एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 1, पब्लिक स्मोकिंग। पब्लिक स्मोकिंग, अगर आप पब्लिक स्मोकिंग करते हो तो आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, सही है। वहीं पे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक पर्सन, अगर कोई एल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, एल्कोहलिक पर्सन ने शराब पी ली। अब शराब पीने के बाद वो मेरी क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर शोर मचा रहा है तो बताओ क्या मेरे प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा बेटा, है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से एक प्रोड्यूसर के लिए भी ये चीज नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। किसी के कंजम्पशन से एक कंज्यूमर को भी नुकसान है और एक प्रोड्यूसर को भी नुकसान है, ठीक है, परफेक्ट। अब फायदे देखेंगे, कंजम्पशन के फायदे जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से क्या तुम किसी और फर्म के लिए जब काम करोगे तो वहां पे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? चलो पढ़ते हैं। देखो, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल कंजम्पशन, जब किसी के कंजम्पशन से दूसरे को बेनिफिट होता है ना? इंडिविजुअल कंजम्पशन बेनिफिट अदर्स बट द बेनिफिट आर नॉट रिफ्लेक्टेड। अब देखो कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, वैक्सीनेशन, जैसे कोविड का मैंने बताया था ना, मास्क लगा लिया, कोविड की वैक्सीनेशन तुमने करा ली, तो इससे दूसरे को क्या फायदा है भाई, डिजीज नहीं फैलेगी,
है ना, इट बेनिफिट द सोसाइटी, सोसाइटी को फायदा होगा, राइट। सिमिलरली एम्प्लॉइज अगर हेल्थ क्लब्स यूज करते हैं, यानी फिटनेस का ट्रेंड बढ़ता है, तो अगर मैं फिट हूं तो मैं कहीं ना कहीं फर्म को फायदा दूंगा या नहीं दूंगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्म्स को बेनिफिट होगा। देखो ये वाले एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, वैसे मैंने पहले बता दिए थे लेकिन फिर भी लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगर हमने कोविड की वैक्सीन ले ली या फिर हम मास्क यूज कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट है, समाज को फायदा है, आप बीमारी नहीं फैलाओगे, है ना। सिमिलरली बच्चों, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप फिटनेस क्लब्स में जा रहे हो, तो फिटनेस क्लब्स में जाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तो फायदा होगा प्रोडक्शन में, तो आपके कंजम्पशन से प्रोड्यूसर को फायदा, समझे। तो ये 8 प्रकार की एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक्सटर्नैलिटीज आपको आनी ही चाहिए। परफेक्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, हो गया। अब एक बात समझो बच्चों, अब एक बात समझो बच्चों, एक तो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम प्राइवेट कॉस्ट भी बोल देते हैं, जिसको हम प्राइवेट कॉस्ट भी बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि फैक्ट्री में 10 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट आ गई, बट जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से लोग बीमार हुए, जिसका एक एक्सटर्नल कॉस्ट भी आया 2 रुपए का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ना बेटा, तो सोशल कॉस्ट बनता है कि एक समाज को किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट आया, ये एक्सटर्नल कॉस्ट आया, ये समाज को कॉस्ट आया। तो कोई चीज एक्चुअल में 12 की पड़ रही है, बट क्योंकि हम इसको कंसीडर ही नहीं करते अपनी कॉस्ट में, क्योंकि ये तो एक्सटर्नैलिटीज है, तो प्रोड्यूसर को उसके प्रोडक्शन का कभी सही प्राइस पता ही नहीं चलता। अगर उसको सही कॉस्ट पता ही नहीं चलता, प्राइस पता ही नहीं चलता, तो वो या तो ओवर प्रोडक्शन करता है या अंडर प्रोडक्शन करता है, जिस वजह से मार्केट फेलियर होता है। तो कोई पूछे कि एक्सटर्नैलिटीज से मार्केट फेलियर कैसे होता है, ऐसे होता है क्योंकि उसको एक्चुअल कॉस्ट पता ही नहीं चलता बच्चों, समझे। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो प्राइवेट कॉस्ट क्या है, इट इज द मनी कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म फॉर प्रोडक्शन, वेजेस, रॉ मटेरियल, हीटिंग, लाइटिंग, सब आ गया, वो सब प्राइवेट कॉस्ट में आ जाता है। सोशल कॉस्ट बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, इसके अंदर एक्सटर्नैलिटीज भी जुड़ गई। इट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी फ्रॉम प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंक्लूडिंग कॉस्ट बोर्न बाय द थर्ड पार्टीज। सही है, तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। These external costs are real and important as far as the society is concerned, लेकिन फर्म्स जो है इसका कोई डैमेज पे नहीं करती, तो इस वजह से ये कंसिडर ही नहीं होती। तो जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है वो आइडियल नहीं होता, आपको बताया ना मैंने। द मार्केट प्राइस डिटरमाइन विदाउट, आजा यार, द मार्केट प्राइस डिटरमाइन without incorporating externalities are not ideal as they do not reflect all social cost and benefits। सही है, अच्छा जी। तो such prices send incorrect signal, जिस वजह से या ओवर प्रोडक्शन होगा या अंडर प्रोडक्शन होगा, तो हम बोल सकते हैं जब एक्सटर्नैलिटी होगी तो कॉम्पिटिटिव मार्केट विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट विच इज नॉट सोशली ऑप्टिमल। समझ गए। अब देखो कल मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया था, अभी मतलब समझ में आया अच्छे तरीके से एक्सटर्नैलिटीज को। कमेंट जरूर करना बच्चों, मोटिवेट करते चलना सारे टीचर्स को, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इको हो। तुम टीचर्स को मोटिवेट करके चलोगे, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारे लाइक से, तुम्हारे कमेंट से जीएनजी उतना ही बढ़िया चलेगा तुम्हारे लिए। परफेक्ट है ना मेरी जान। चलो सर, अब आ गया सर तीसरा, पब्लिक गुड्स। सर पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बच्चों? पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो आप एज अ पब्लिक यूज करते हो, जिसके ऊपर आपकी कोई ओनरशिप नहीं है। सर ओनरशिप नहीं है मतलब कि जो पब्लिक पार्क्स हैं, मैं उसमें बैठा हूं तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि मेरा है, या मेरा पड़ोसी थोड़ी ना कह देगा कि उसका है। भाई हम सबका है। अब स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, रोड्स हैं, वो मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं। भाई सड़क तो किसी की भी नहीं है ना। स्ट्रीट पे जो लाइट लगी हुई है वो मेरी थोड़ी ना है, कोई भी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ सकता है भाई। तो ये सारे पब्लिक गुड्स होते हैं बच्चों। तो पब्लिक गुड्स क्या है? पॉल ए सैमुएल्सन, याद रखना, ये नाम याद रखना है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन।
एक साथ यूज किए जाते हैं, ये इंडिविजुअली यूज नहीं करे जा सकते भाई। मैं सड़क पे ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ मैं ही चलूंगा, भाई मेरी गाड़ी है मैं चलूंगा, गाड़ी मेरी है, वो इंडिविजुअल कंजम्पशन हो सकता है, लेकिन सड़क सबकी है, उस पर सब चलेंगे, राइट। इन हिज पाथ ब्रेकिंग 1954 पेपर द प्योर थियरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो पॉल ए सैमुएल्सन जो है ये भाई साहब पब्लिक गुड्स के पीछे जिम्मेदार हैं, यही लेके आए थे पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अ पब्लिक गुड ऑल्सो रेफर टू एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड, याद रखना ये नाम, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड, सोशल गुड, मतलब मैंने आपको बता दिया द वन विच ऑल एंजॉय in common in sense that each individual's consumption leads to no subtraction from any other individual consumption। ऐसा नहीं है कि मैंने कंज्यूम कर लिया तो कोई और के लिए कम हो गया वो गुड, ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के उसको एंजॉय करते हैं। परफेक्ट। अब प्राइवेट गुड पब्लिक गुड में क्या फर्क होता है भाई? सिंपल, प्राइवेट गुड जो मेरा है मैं यूज करूंगा, मैं बोल सकता हूं मैं ऑनर हूं, किसी और को मैं उसमें घुसने ही नहीं दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है भाई? पैसा दोगे तो आपको मिलेगा, पैसा नहीं दोगे तो बाहर रहो, है ना। कंज्यूमर्स हु हैवंट पेड दे कैन बी प्रिवेंटेड, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल होता है, पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है भाई, उसके लिए पैसा देना नहीं है। स्ट्रीट लाइट सबके लिए, आप किसी को नहीं बोल सकते तू एक्सक्लूडेड है, पूरे एरिया में स्ट्रीट लाइट लगेगी लेकिन चिंटू उसके नीचे नहीं बैठ सकता, क्यों भाई? ऐसा नहीं हो सकता। राइवलरस, राइवलरस का क्या मतलब होता है? राइवलरस का मतलब होता है कि भाई अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए कम हो गया, वो दूसरे के लिए वो चीज कम हो गई, है ना भाई। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री ने 10 गाड़ी का प्रोडक्शन करा, ठीक है, अब खरीदने वाले 12 हैं, तो जो पहले 10 ले लेंगे उनको मिल जाएगी, 2 को नहीं मिलेगी, तो पहले ने ले लिया तो दूसरे के लिए कम हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, 1 person's consumption reduces the availability for others। लेकिन ये नॉन राइवलरस होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर एक बंदा सड़क पे चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे के लिए कम हो गई सड़क, ऐसा नहीं है, ये नॉन राइवलरस होती है। तो राइवलरस याद रखना कि एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम हो गई, राइट। तीसरा एग्जाम्पल्स दे रहा है, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, गाड़ी, घर, टीवी, मोबाइल टिकट्स, ये सब, ठीक है, मोबाइल टिकट्स बोल रहा हूं, मूवी टिकट्स। मार्केट्स एफिशिएंटली एलोकेट दीज गुड्स। इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का क्या मतलब होता है बेटा? इंडिविजिबल का मतलब होता है कि सबके लिए सेम ही क्वांटिटी आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सड़क को बांट लेते हैं भाई, एक कॉलोनी में एक रोड है, 10 घर हैं, तो 10 के 10 बांट लो, डिवाइड कर लो, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये इंडिविजिबल है। एवरीवन कंज्यूम्स द सेम क्वांटिटी वंस प्रोवाइडेड। जीरो मार्जिनल कॉस्ट, यानी इसके अंदर कोई एडिशनल कॉस्ट किसी को नहीं आती और कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता। जैसे नेशनल डिफेंस, डिफेंस भाई सबके लिए है, पब्लिक एजुकेशन सबके लिए, हाईवे सबके लिए, रिसर्च सबके लिए। परफेक्ट सर। पब्लिक गुड्स इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन, ये मैंने आपको बता दिया है। इफ यू ईट योर एप्पल अनदर पर्सन टू कैन नॉट ईट इट। भाई मेरा एप्पल अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो कोई और नहीं खाएगा उसको, मैंने खा लिया, खत्म, तो वो राइवलरस है। बट इफ यू वॉक इन अ स्ट्रीट लाइट अदर पर्सन टू कैन वॉक। परफेक्ट सर। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते उससे, ये भी हमने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। पब्लिक गुड्स फेस द फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर का मतलब क्या होता है कि लोग मुफ्त में उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली कई बार फ्री राइडर प्रॉब्लम उस पर फेस करते हो। अब सपोज पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क बेटा ये पार्क है, इस पार्क में 2 झूले लगे हुए हैं, ठीक है। आप कॉलोनी में पार्क तो एक ही है, झूले भी 2 ही है, बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो बच्चों को वेट करना पड़ेगा। अगर कोई ऑलरेडी 2 बच्चे इस पे बैठे हुए हैं, अब कोई और आगे बैठना चाहेगा तो पहले वाले को हटना पड़ेगा, तभी तो बैठ पाएगा ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फ्री राइडर्स प्रॉब्लम है कि वो गुड का जो यूजेज है वो काफी टाइम तक ऑक्यूपाइड ही रहता है ना। देखो बोल रहा है, सिंस पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड मैनी पीपल कंज्यूम विदाउट पेइंग। कुछ पे तो कर नहीं रहे, सब कंज्यूम करेंगे, तो इंडिविजुअल्स हैव नो इंसेंटिव टू पे फॉर अ गुड दे कैन एंजॉय फॉर फ्री। अब लोग उसके लिए पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि वो फ्री में एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। तो अब मार्केट फेलियर कब आएगा सर पब्लिक गुड्स के केस में? इसमें मार्केट फेलियर का क्या लेना देना है बच्चों? देखो मार्केट फेलियर का ये लेना देना है क्योंकि ये एक्सक्लूडिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती, यानी ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते, हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है और इस चीज का कोई पेमेंट करना नहीं चाहता। पेमेंट करना नहीं चाहता तो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। प्राइवेट सेक्टर बोलेगा भाई इसके अंदर तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। अब वो बनाएगा नहीं तो सिर्फ सरकार के हाथ में चला गया, सरकार के हाथ में चला गया तो फिर से एक तरीके से मोनोपोली की तरफ बढ़ गए, पहले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ गए।
तो फिर सरकार अपने हिसाब से प्रोडक्शन कम ज्यादा कर देती है, जिस वजह से फिर से मार्केट फेलियर हो जाता है। देखो बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स हैव नो मोटिवेशन टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। अगर फर्म प्राइस चार्ज नहीं कर सकती तो वो बनाएंगी नहीं। देयरफॉर ये सोशली वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन दीज आर नेग्लेक्टेड बाय द मार्केट, दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो फिर अल्टीमेटली सरकार का ही इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 3 पॉइंट हो गए, मोनोपोली वाला, मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स। चौथा होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बहुत ही आसान। लो जी, पहले ये देखो सर मार्केट फेलियर हो क्यों रहा है। बेटा ये हमने पीछे पढ़ लिया, वही सारी चीजें दोबारा बोल रहा है, दोबारा से वही चीजें हैं, सेम चीजें दोबारा लिख रहा है। देखो बोल रहा है इफ इंडिविजुअल्स मेक नो ऑफर टू पे, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं कर रहा होता, तो देयर इज मार्केट फेलियर इन द केस ऑफ दीज गुड्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स विल नॉट प्रोड्यूस देम। फर्म्स उसको प्रोडक्शन नहीं करेंगी, अल्टीमेटली कोई पेमेंट नहीं करने वाला है, तो प्रोडक्शन जो है सिर्फ सरकार के हाथ में चला गया, तो फिर वहां पे ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोड्यूसर्स आर नॉट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस इफ दे कैन नॉट चार्ज अ पॉजिटिव प्राइस। ठीक है, एज सच दो पब्लिक गुड्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है वेलबींग के लिए, लेकिन मार्केट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। दे विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल और विल बी ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड, तो फिर मार्केट फेलियर देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बच्चों इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। देखो बेटा यूजुअली क्या होता है हमारे पास बाजार में, यूजुअली ऐसा होता है कि भैया या तो बायर्स और सेलर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो प्रोडक्ट के बारे में, और वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है, बाकी किसी भी एक्चुअल मार्केट में वो पॉसिबल ही नहीं है। भाई सेलर को जितना पता है बायर को उतना नहीं पता। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भाई, मैं अगर कोई सामान का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं उस सामान की रग रग से वाकिफ हूं कि क्या बना, कैसे बना, कितना खर्चा आया, कहां से आया, किस तरीके, सब पता है। बायर को इतना नहीं पता। अब बायर को इतना पता नहीं होता तो यहां पे ना कुछ इंपैक्ट्स आते हैं, वो इंपैक्ट्स आपको यहां पे देखने हैं। 2 इफेक्ट्स हैं मेनली, वो क्या है कैसे हैं वो पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले बुक से पढ़ लो, फिर समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। यहां पे बच्चों अब लिखा हुआ है देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। भाई जानकारी तो होनी चाहिए ना प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन सबको हो पाना वो जानकारी पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन इंप्लाइज दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दैट मे इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। हाउएवर दिस इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड इन रियल मार्केट्स। रियल मार्केट्स में ये नहीं हो पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो सकता परफेक्ट नॉलेज। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब कार्डियक सर्जरी होनी है जी, आपको कैसे पता होगा भाई। आप डॉक्टर को भी इतना जानकारी उतनी ही है जितना उसने पढ़ी है। ज्यादा एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर हैव मोर नॉलेज, कम एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर उसके पास कम नॉलेज। सिंपल सी बात है यार। अब पेशेंट को तो कुछ पता ही नहीं, तो कैसे हो जाएगी परफेक्ट नॉलेज। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ले लो आप, म्यूचुअल फंड्स ले लो, अब एसआईपीज हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, पता कहां है यार लोगों को। कैसे होगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो पहली बात तो कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरी प्रॉब्लम बेटा डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, हमें मिलती ही नहीं है करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब तुम एक बात सोचो बच्चों, अगर आप आज की डेट पे देखो ना तो बहुत कुछ एआई पे डिपेंड हो गया, बट एआई पे भी कई बार कुछ का कुछ आता है। आप अपने क्वेश्चंस डालो, उसके अंदर आंसर्स आप चैट जीपीटी पे डालोगे कुछ और, गूगल पे कुछ और, जेमिनाई पे कुछ और, अलग अलग आ जाएगा। तो एक्चुअल करेक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, राइट। एंड डेलिबरेट मिस इंफॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। कई बार इंटरेस्टेड पार्टी ने ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाई होती है। सर गलत इंफॉर्मेशन कैसे फैलाई होती है। भाई गलत गलत एडवर्टीजमेंट करती हैं कंपनीज। गलत एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके, है ना। देखो बोल रहा है हाईली परसुएसिव एडवर्टीजमेंट्स, उसके साथ इंफॉर्मेशन फेलियर रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो उल्टा सीधा सिलेक्शन करोगे, उल्टा सीधा प्राइस चार्ज होगा, तो वहां पे मार्केट फेलियर देखने को मिलेगा। हाँ सर बात तो सही है। अब देखो इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक का मतलब कि जो सिमेट्री में नहीं है, जो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है जानकारी, कम ज्यादा पता है आपको, इनकम्प्लीट बोल सकते हो। Asymmetric information refers to a situation when one party in a transaction has more information than the other, leading to distorted decisions। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब एक पार्टी को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी है, दूसरे को कम जानकारी है, तो ऑफ कोर्स जिसको ज्यादा जानकारी है उसका फायदा हो जाएगा, दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, जैसे लैंडलॉर्ड को ज्यादा पता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में टेनेंट से, ऑफ कोर्स
बोरोवर्स को ज्यादा पता है उनकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में। अब मैं लोन लेने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पता है ना मैं चुका सकता हूं या नहीं चुका सकता हूं। सामने वाला प्रयास करेगा मुझे जानने में, लेकिन पता नहीं जान पाएगा या नहीं जान पाएगा। अगला, सेलर्स ऑफ द यूज्ड कार्स, ये बच्चों अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं हम टॉपिक ये यूज्ड कार्स वाला, उनको ज्यादा पता होता है बायर्स से। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स होते हैं, मैं अगर पॉलिसी लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा पता है एज कंपेयर टू पॉलिसी बेचने वाले के। ठीक है, ट्रेडर्स हैव इनसाइडर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, एक को ज्यादा पता है एक को कम पता है, इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और इसी वजह से क्या देखने को मिलता है, मार्केट फेलियर देखने को मिलता है। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। नंबर 1 एडवर्स सिलेक्शन, नंबर 2 मॉरल हैजार्ड। एडवर्स, हाँ टाइसन जी कहाँ जाना है आपने, यहाँ बैठ जाओ, पढ़ा लूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ बैठ जाओ या बाहर जाओगे, बाहर जाओगे, 1 मिनट दो बच्चों, इसको बाहर कर दो, तुम इतना पढ़ो, चलो जाओ जाओ, मैं वीडियो में ब्रेक नहीं लगाऊंगा, जाओ जाओ। अब तुम्हें पता है इसको मैंने बाहर तो कर दिया, लेकिन ये आएगा, अभी आएगा ये, अभी देखना तुम, दरवाजे की आवाज आएगी, रुकेगा नहीं, बैठेगा मेरे पास, इसी बनेगा पूरा प्रॉपर। देखो क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ, जो मार्केट फेलियर हो रहा है उसके अंदर दो सिचुएशंस का जन्म होता है बच्चों। कौन कौन सा, एक तो एडवर्स सिलेक्शन और एक मॉरल हैजार्ड। आओ जरा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले बोल रहा है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है पुअर सिलेक्शन होना। अब ये पुअर सिलेक्शन क्या है सर, देखो इसका ना एक एग्जांपल है। सबसे पहले यहां पे देखो क्या बोल रहा है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जनरेट्स एडवर्स सिलेक्शन एंड एडवर्स अ ट्रांजैक्शन बिफोर इट अकर्स। इसमें ना बच्चों हमारे पास दो चीजें हैं, ट्रांजैक्शन होने से पहले ही मार्केट फेलियर और ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या बोल रहा है, when one party to a contract, say X, possess information relevant to the contract that the other party does not have, the expected value of transaction is known more accurately to X due to asymmetry of information। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक पार्टी जिसको ज्यादा जानकारी है वो ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा एज कंपेयर टू अदर पार्टी जिसको इतनी जानकारी नहीं है। तो यहां पे ना हमारे पास मॉरल हैजार्ड से पहले दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। दो एग्जाम्पल क्या हैं, देखो एक एग्जाम्पल ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का। अब इंश्योरेंस कंपनी बच्चों इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही होती है ना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से पहले वो ये चेक करती है कि सामने वाले की हेल्थ एक्चुअल में है कैसी। भाई बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स कराए जाते हैं, बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं, बट आजकल लोग इंश्योरेंस ऑनलाइन करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, डॉक्यूमेंट तो तुमको पता है फर्जी भी बन जाते हैं, फेक भी बन जाते हैं। तो एक्चुअल में पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी होती है कि भाई अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा लेगी कंपनी, रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम लेगी। इसलिए जो यंग लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनका जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है वो कम होता है, जितनी एज बढ़ती चली जाएगी उतना प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिस्क ज्यादा होता चला जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में जो कंपनी है वो इग्नोरेंट है, कंपनी को कम जानकारी है और जो इंश्योरेंस लेने वाला है उसको ज्यादा जानकारी है। भाई मैं इंश्योरेंस अगर लेने जा रहा हूं तो मुझे पता है ना कि मुझे क्या बीमारी है। अब मैं कंपनी को बता दूंगा तो मुझे इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, नहीं बताऊंगा तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा, और मैं बीमार होऊंगा तो पैसे कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। अब कंपनी को कब फायदा होता है, कंपनी को तब फायदा होता है जब जेन्युइन लोग इंश्योरेंस लें, तो उनको क्लेम तो पे नहीं करना, प्रीमियम मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, क्योंकि वो लोग बीमार तो होंगे नहीं, तो यहां पे कंपनी को फायदा होता है। बट जब ऐसा होता है, इग्नोरेंट होती हैं चीजें, तो कंपनी के पास अनहेल्दी लोग ज्यादा हो जाते हैं जो छुपा छुपा के इंश्योरेंस ले लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिए, फर्जी टेस्ट बना लिए, वो इस तरीके से इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है, कंपनी को क्लेम ज्यादा देने पड़ते हैं और प्रीमियम कम 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 मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में भाई आए तो वो हेल्दी बन गई है ना, प्रीमियम तो कम देना है बट क्लेम ज्यादा 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 देना पड़ रहा है। अब कंपनी को क्या लगता है, भाई ये तो नुकसान हो रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या करती है, प्रीमियम की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा देती है, ओवरऑल प्रीमियम बढ़ जाता है। अब जब प्रीमियम बढ़ जाता है तो हेल्दी लोग तो बोलते हैं भाई हम तो लेते ही नहीं, क्या भाई इतना महंगा, और जो अनहेल्दी है वो तो वैसे ही ले रहा है हेल्दी बन के। तो एक्चुअल में कंपनी के पास सिर्फ अनहेल्दी लोग ही भर जाते हैं। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंप्लीटली बंद कर दे भाई, बंद ही कर दे कंपनी की, भाई मैं तो चलाऊंगा ही नहीं, बेकार है ये तो बिजनेस ही बेकार है। तो एब्सेंस हो गई, कंप्लीट मार्केट फेलियर हो गया, जो चीज चाहिए वो मार्केट में है ही नहीं, कंप्लीट मार्केट फेलियर हो गया। या फिर अगर कंपनी चलाएगी भी
तो फिर ज्यादा कॉस्ट पे चलाएगी, जिससे ओवरऑल प्राइजेस बहुत हाई हो गए, जो एक जेन्युइन एक्चुअल बायर है उसको भी महंगा पड़ रहा है, पार्शियल मार्केट फेलियर हो गया। तो ये मार्केट फेलियर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक के पास ज्यादा है, दूसरे के पास कम है। ऐसे एक एग्जांपल और है लेमन इफेक्ट वाला, ये ध्यान रखना बच्चों, जॉर्ज एकरलॉफ, ये याद रखना है, ये मॉड्यूल में दी हुई है सारी की सारी चीजें, है ना बच्चों, यहां से सवाल आता है, इसीलिए डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जॉर्ज एकरलॉफ है, इन्होंने एक लेमन प्रॉब्लम के बारे में बताया। लेमन प्रॉब्लम किसके बारे में बताया? यहां पे ना बेटा उन्होंने सेकंड हैंड गुड्स की बात करी, एसएच मतलब सेकंड हैंड, सेकंड हैंड गुड्स। अब जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं ना बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुड क्वालिटी, एक होते हैं पुअर क्वालिटी। तो जो पुअर क्वालिटी वाले सेकंड हैंड गुड्स है ना, उसको लेमन बोला गया। उसको क्या बोला गया? लेमन, ठीक है। और जो गुड क्वालिटी होते हैं, वैसे बताया नहीं जाता लेकिन मैं तुमको बताता हूं, इसको हम लोग बोल देते हैं चेरी, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल हम लेमन की बात कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज मार्केट में सेकंड हैंड गाड़ी कोई बेचने के लिए जा रहा है, तो दो प्रकार की सेकंड हैंड गाड़ी होगी, एक जो गुड क्वालिटी, एक जो पुअर क्वालिटी, है ना। अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई 8 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है। अब 8 साल पुरानी गाड़ी है, दो गाड़ी है, ये भी 8 साल पुरानी है, 8 ईयर ओल्ड, ये भी 8 ईयर ओल्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पुअर क्वालिटी है तो मैं ये बेच रहा हूं 50,000 रुपए की, बट क्योंकि ये गुड क्वालिटी है तो मैं ये बेच रहा हूं 1 लाख रुपए की। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो तो ये देखेगा भाई ये भी 8 साल पुरानी, ये भी 8 साल पुरानी, कोई बोलता थोड़ी अपने मुंह से कि ये खराब क्वालिटी है जी, बोलेगा तो वो ये अच्छी क्वालिटी है, बट इसके क्योंकि प्राइस कम है तो कंज्यूमर ये ले लेगा। अब ये लेने से क्या होगा? अल्टीमेटली जो गुड क्वालिटी वाले हैं उनको या तो अपना प्राइस इस पे लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उनको सही जेन्युइन प्राइस नहीं मिल रहा, या फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्योंकि लोग पुअर क्वालिटी ले लेंगे तो उनको लगेगा कि सेकंड हैंड गुड्स तो बेकार ही होते हैं यार, छोड़ यार तो बेकार ही है, तो इसकी भी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो नहीं, तो अल्टीमेटली लोग जो गुड क्वालिटी गाड़ी मार्केट में लेके आ रहे थे वो बेचना ही छोड़ देंगे। तो या तो ये बिल्कुल मिस हो जाएगी, आएगी ही नहीं मार्केट में, कंप्लीटली गायब हो जाएगी, कंप्लीट मार्केट फेलियर, और या फिर अगर आएगी तो फिर उसको वो प्राइस नहीं मिलेगा, इसको क्या बोल देंगे? पार्शियल मार्केट फेलियर। तो देखो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से ना, या मिसिंग होना कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, तो या तो लेमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और या फिर हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी के एग्जांपल से भी देखने को मिल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन होना। बात समझे? तो देखो बोल रहा है द पार्टी विच हैव मोर इंफॉर्मेशन, उसको एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू जिसके पास लेस इंफॉर्मेशन है। बढ़िया सर। अब मोरल हैजार्ड क्या होता है? मोरल हैजार्ड होता है बच्चों बेसिकली ट्रांजैक्शन होने के बाद का प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन होने का बाद का प्रॉब्लम मतलब कि इंश्योरेंस ले लिया, तो अब इंश्योरेंस लेने के बाद तुमको पता है यार कि ठीक है भाई मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, तो अब बेसिकली वो इंसान को पता है कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, अब वो बीमार तो था ही, अब वो फ्री हो गया कि ठीक है भाई अब मेरी कोई भी बीमारी होगी ना तो कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। तो वो खुल के कुछ भी कंज्यूम करता है, अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, कुछ भी कंज्यूम करेगा ना वो, उसको पता है कि भाई अब तो कौन भरेगा? कंपनी पैसा भरेगी, राइट। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ले ली, सेकंड हैंड गाड़ी ले ली और उसका एक इंश्योरेंस भी ले लिया। अब तुम सोचो कार इंश्योरेंस वाला जो है उसको थोड़ी पता था कि भाई ये गाड़ी कैसे चलाएगा लेने के बाद, अब वो रिस्की ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, इधर उधर गाड़ी ठोक रहा है, तो बेसिकली होगा क्या? इसके करने से ऐसा होगा बच्चों कि हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम अराइज होगी वो ये होगी कि एक के करने से दूसरे को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, है ना। अब भाई जो गाड़ी का इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो ये थोड़ी जानते हैं कि इंसान कैसा है, एग्रेसिव है या नहीं है, कैसा है, कैसे गाड़ी चलाएगा, ये थोड़ी ना पता होता है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड अराइजेस व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नैलिटी, दैट इज व्हेनेवर द इकोनॉमिक एजेंट कैन शिफ्ट सम कॉस्ट टू अदर्स। भाई मैं अब बीमार होऊंगा तो कंपनी भरेगी, मैं गाड़ी ठोकूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, है ना। इट इज अबाउट एक्शंस मेड आफ्टर मेकिंग अ मार्केट एक्सचेंज व्हिच हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अपॉर्चुनिज्म आ जाता है। अपॉर्चुनिज्म का मतलब है कि जो पर्सन फायदे में है वो एडवांटेज लेता है किसका? जो नुकसान में है, जो अनइन्फॉर्म्ड है। बस खत्म। It arises from lack of information about someone's future behavior. वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा आपको नहीं पता होता। It occurs when one party to an agreement knows that he need to bear the consequences. बढ़िया सर। तो फिर वो रिस्की बिहेवियर पे एंगेज होता है या फेल होता है टू एक्ट इन गुड फेथ। मस्त हो गया यार, खत्म खत्म बच्चों। एक पार्ट, एक सेक्शन इसका खत्म।
इसका दूसरा सेक्शन की सरकार अब क्या कर सकती है इस मार्केट फेलियर को खत्म करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में। तो अभी के लिए इस पार्ट के लिए इतना तैयार करो। सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? आज ही आएगा नालायको, आज ही आएगा। ये कंप्लीट करो, इतने तुम्हारे पास अगला पार्ट आ रहा है, उसमें हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, keep growing, keep glowing and keep smiling.